हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9वीं का अध्याय 9 रासायनिक सूत्र एवं मूल संकल्पना का भाग 1 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसमें आज हम लोग बहुत ही मुख्य मुख्य टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो आप लोग के फ्यूचर में काम आने वाला है। तो बिल्कुल आप इसी कक्षा 9वीं में पढ़ रहे हैं, 10वीं 11वीं 12वीं आगे क्लास में जब भी आप लोग कॉलेजेस में पहुंचेंगे, अगर आपके सब्जेक्ट में केमिस्ट्री रहता है तो बिल्कुल ये काम आने वाला है अंत तक। तो बिल्कुल इसको ध्यानपूर्वक समझिएगा और जो भी आपको होमवर्क दिया जाएगा इसको बिल्कुल आप लोग करके भेजिएगा जरूर। ठीक है, आज का जो 5 टॉपिक मैंने लिया है, इस 5 टॉपिक को आज समझाऊंगा और ये अध्याय जो होगा वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और इसका जो प्रश्न उत्तर है उसको मैं आप लोग को पीडीएफ फाइल के माध्यम से भेज दूंगा। हाँ, लेकिन आप लोगों को जो भी होमवर्क दिया जाएगा उसको बिल्कुल आप लोग को करके भेजना ही पड़ेगा। आज इसका हम लोग भाग 1 पढ़ रहे हैं और केवल एक ही भाग है इसका, और बाकी को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो जो मुख्य मुख्य टॉपिक है उसको मैं आप लोग को सबसे पहले बता देता हूं, क्योंकि इसके पिछले वाले अध्याय में, अध्याय 8 में आप लोग को मैंने पढ़ाया था रासायनिक आबंधन। ठीक है, उसमें भी आप लोगों को मैंने, है ना, सहसंयोजी यौगिक आयनिक यौगिक के बीच में, है ना, कैसे बंध बनता है उसके बारे में बताया था। तो बिल्कुल उसी से रिलेटेड है, तो इस अध्याय को बिल्कुल ध्यानपूर्वक समझिएगा जरूर। ठीक है, और जो भी असाइनमेंट वर्क आप लोग को दिया गया है उस असाइनमेंट वर्क को बिल्कुल जल्दी से जल्दी कीजिए, और जिस भी डेट में आप लोग जमा करने आते हैं उस डेट में बिल्कुल आप लोग जमा कर दीजिएगा। और जिसको भी अभी तक असाइनमेंट का कोई भी क्वेश्चंस नहीं समझ आया है तो बिल्कुल आप लोग उसे उठाइए, देखिएगा और मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिएगा, है ना, कॉल भी कर सकते हैं। जो भी, है ना, समस्या है उसका मैं समाधान जरूर करूंगा आप लोग के लिए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं, आज का जो टॉपिक मैंने लिखा है सहसंयोजी यौगिक के सूत्र। ठीक है, सबसे पहले हम लोग सहसंयोजी यौगिक के सूत्र के बारे में समझेंगे, उसके बाद बात करेंगे सहसंयोजी यौगिक के अनुभार के बारे में, उसके बाद बात करेंगे आयनिक यौगिक के मूलानुपाती सूत्र एवं, है ना, सूत्र इकाई द्रव्यमान के बारे में बात करेंगे, उसके बाद बात करेंगे हम लोग, है ना, बहुपरमाणुक आयन के बारे में बात करेंगे, और उसके आखिर बहुपरमाणुक आयन वाले यौगिकों की रासायनिक सूत्र के बारे में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे और बहुत अच्छे से समझेंगे। जहां समझ नहीं आएगा उसको बिल्कुल आप लोग, है ना, रिवर्स फॉरवर्ड कीजिएगा वीडियो को और समझने का प्रयास कीजिएगा। और उसके बाद भी समझ नहीं आता तो बिल्कुल मुझे कॉल जरूर कर सकते हैं आप लोग, व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भी कर सकते हैं कि सर मुझे इस टॉपिक पे यहाँ पे समझ नहीं आया, दोबारा आप लोग के लिए वीडियो भी तैयार किया जा सकता है। ठीक, चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं सहसंयोजी यौगिक के सूत्र। तो सहसंयोजी यौगिक के सूत्रों को समझने से पहले हम लोग को क्या समझना पड़ेगा, सबसे पहले यौगिक किसे कहते हैं उसे समझना बहुत जरूरी है कि यौगिक क्या होता है। क्योंकि आप लोगों ने पिछली कक्षाओं में, है ना, छोटी कक्षाओं में 6वीं 7वीं 8वीं में पढ़ते हुए आ रहे हो, तत्व किसे कहते हैं। तो तत्व क्या है, तत्व जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बनता है उसे हम क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। तत्व किसे कहते हैं, जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बनता है उसे हम क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। ठीक है, हमने बात किया था यहाँ पर यौगिक, तो यौगिक किसे कहते हैं, तो 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात से मिलकर जो पदार्थ बनता है उसे हम क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। तो बिल्कुल आप लोग को ज्ञात ही होगा। ठीक है, छोटे कक्षाओं में पढ़ते हुए आ रहे हो। तो हम बात कर रहे हैं सहसंयोजी यौगिक के सूत्र के बारे में बात कर रहे हैं। तो यौगिक का सूत्र क्या होता है या परिभाषा क्या है वो याद होना हमको बहुत जरूरी है। ठीक है, तो 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात से मिलकर जो पदार्थ बनता है उसे हम क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं, है ना। और बहुत सारे यौगिक हम लोग क्या करते हैं, अपने आसपास की दिनचर्या में प्रत्येक दिन हम लोग क्या करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे बात कर सकते हैं हम लोग, है ना, यहाँ पर पानी हम लोग यूज करते हैं, नमक यूज करते हैं, खाने का सोडा यूज करते हैं। तो जितने भी पदार्थ हैं वो सब क्या कहलाते हैं, यौगिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, यौगिक कहलाते हैं, जिसका इस्तेमाल हम लोग डेली कर रहे हैं। ठीक है, और भी हैं जिसका इस्तेमाल हम अपनी दैनिक दिनचर्या में नहीं करते हैं, सूत्रों के अकॉर्डिंग अगर हम लोग लेकर चलते हैं तो उसमें भी बहुत सारे यौगिक है। जैसे CO2 हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, लेकिन, है ना, श्वसन की क्रिया के दौरान जब गैस को छोड़ते हैं, है ना, यहाँ से नाक से बाहर निकालते हैं तो CO2 गैस। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक प्रकार का यौगिक है। कार्बन डाइऑक्साइड जब वातावरण में जाता है, आप लोग को पता ही होगा, जिसका उपयोग कौन करता है, पेड़ पौधे करते हैं, तो भी एक प्रकार का क्या है ना, यौगिक है। ठीक है, 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात से मिलकर जो पदार्थ बनता है उसे हम क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम लोग सहसंयोजी यौगिक क्या होता है उसके बारे में भी हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था पिछली वाली कक्षाओं में रासायनिक आबंधन में, है ना, सहसंयोजी यौगिकों के सूत्रों के बंध, है ना, बीच बंध बनाकर हमने क्या किया था उसको आप लोग को समझाया था। जैसे अगर इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं, हम लोग जानते भी हैं आप लोग, है ना, CO2 को ले लेते हैं, NH3 को ले लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड या अमोनिया को ले लेते हैं, तो उनके बीच बंध कैसे बनता है उसको भी मैंने आप लोग को बताया था। बिल्कुल, तो पिछला लेसन जिन्होंने नहीं देखा है उसका वीडियो आप लोग के सामने है, आपके ग्रुप में भी भेजा गया है, तो बिल्कुल उसको निकालिएगा और देखिएगा, या फिर मेरे YouTube चैनल पर चले जाइएगा, संदीप मढ़िया करके सर्च मारिएगा, उसे भी आप लोग को मिल जाएगा, या केवल रासायनिक आबंधन करके लिखिएगा, सर्च कीजिएगा, आप लोग को जरूर मिल जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल उस वीडियो को और एक बार ध्यानपूर्वक देखिएगा कि उसमें बंध किस प्रकार से बनाया गया था, है ना, कितने अणु और परमाणु पाए जाते हैं, इसके अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके बारे में भी आप लोग को बताया था, जिससे बंध बनने की क्रिया को भी बताया गया है। तो बिल्कुल इसको निकालिएगा और देखिएगा जरूर।
ठीक है। तो चलिए, तो बात करते हैं यहाँ पर सहसंयोजी यौगिक के सूत्रों को अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया कार्बन डाइऑक्साइड। किसका एग्जांपल ले लिया हम लोगों ने? कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जांपल ले लिया। तो कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जांपल लेने के बाद में हमने यहाँ पर चर्चा किया कि कार्बन डाइऑक्साइड में अगर हम लोग बंध बनाना चाहते हैं तो बंध बनाना हम लोग को बताया भी था मैंने, है ना। जैसे कि यहाँ पर बात करते हैं कार्बन, कार्बन जानते हो कार्बन का सूत्र क्या होता है? C, और ऑक्सीजन का क्या होता है? O, ठीक है। तो कार्बन का अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, है ना, तो इसका जो परमाणु क्रमांक होता है कितना होता है? कार्बन का परमाणु क्रमांक जो होता है 6 होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है? 8 होता है। तो आपको सभी को पता है। अब इसको सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको बोर-बरी परमाणु मॉडल के आधार पर, ठीक है, इसके, है ना, KLMN ऊर्जा स्तर के हिसाब से क्या करते हैं, इसको तोड़ देते हैं, है ना। वापस आप लोग को बताना पड़ रहा है, तो बिल्कुल इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा, तभी आप लोग को समझ आएगा कि हाँ इसमें हो क्या रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग K ऊर्जा स्तर के हिसाब से निकालते हैं, तो मात्र K और L जाएगा, इसमें भी K और L जाएगा, M और N की बात ही नहीं होगा, क्योंकि K में कितना होता है? 2, और L के लिए अब इसको कितना चाहिए? 4 चाहिए। 4 और 2 कितना हो जाएगा? 6, ठीक है। इसमें बात करते हैं 2 और कितना हो जाएगा? 6। तो इसके अंतिम कोष में कितना कार्बन के में? 4 इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीजन के अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इसके बीच हमने क्या किया था, है ना, सहसंयोजी बंध जो बनाया था वो कुछ इस प्रकार से बनाया था, बिल्कुल इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा, यहाँ पर बना रहा हूं मैं, ठीक है। यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले कार्बन के पास, है ना, कार्बन और ऑक्सीजन के पास में क्या करते हैं? बंध बनाते हैं। तो कार्बन का यहाँ पर बात करते हैं कितना है अंतिम कोष में? 4 इलेक्ट्रॉन। तो 4 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4, ठीक है। अब ऑक्सीजन को लेकर चलते हैं, तो ऑक्सीजन के बीच कितना बंध है यहाँ पर देखने को मिल रहा है आप लोग को? ऑक्सीजन में कितना है वहां पर? अंतिम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इनके बीच क्या बन रहा है? सहसंयोजक बन रहा है ना, जो एक दूसरे को क्या करेगा? इलेक्ट्रॉनों का साझा करेगा, और इलेक्ट्रॉनों के साझा करने के बाद में इनके बीच एक बंध बन जाएगा, और सभी के अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 8-8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। बिल्कुल मैं काउंट करके भी आप लोग को बताऊंगा, देखिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है, और इसको, है ना, अब क्या करने के लिए? अपना अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है? 4 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है, क्योंकि अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन। उसी प्रकार से यहाँ पर ऑक्सीजन के अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। इसको अपना भी संयोजकता पूर्ण करने के लिए या अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन कहां से प्राप्त करेगा, और ये 4 इलेक्ट्रॉन कहां से प्राप्त करेगा? कैसे इलेक्ट्रॉनों का साझा करेगा, जिससे दोनों के अंतिम कोष में 8-8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, और वहां पर वो सहसंयोजी यौगिक क्या क्या कर ले? निर्माण कर ले, ठीक है। तो उसी प्रकार से इन्होंने क्या किया? इसके अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन? कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन, और इसके अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। तो इन्होंने अपने 4 और 6 इलेक्ट्रॉनों का क्या कर लिया? एक दूसरे के साथ क्या कर लिया? साझा कर लिया। 2 इलेक्ट्रॉनों का क्या कर लिया? साझा कर लिया। और इनके अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8-8 इलेक्ट्रॉन हो गए, और दोनों ही क्या कर लिया? अक्रिय गैस विन्यास को क्या कर लिए? प्राप्त कर लिए, ठीक है। देखिएगा, ठीक है। यहां पर कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? अब देखिए 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। कार्बन ने क्या कर लिया? अपना संयोजकता जो था, जो अक्रिय गैस विन्यास जो था, उसको क्या कर लिया? उसने प्राप्त कर लिया। उसी प्रकार से ऑक्सीजन के अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन था? 6 इलेक्ट्रॉन। इसने 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा किया, और इसके अंतिम कोष में भी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन, और 6 और 2 कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। इधर भी ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इस प्रकार से उन्होंने क्या कर लिया? एक सहसंयोजी यौगिक का क्या कर लिया? निर्माण कर लिया। तो ये तो था सहसंयोजी यौगिक के सूत्रों के साथ इसका निर्माण इन्होंने कर लिया। उसी प्रकार से अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमने कहा कि ऑक्सीजन के अंतिम कोष में कितने हो गए? 8। इसके अंतिम कोष में कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, क्योंकि इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन का क्या कर लिया? साझा कर लिया। और 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा करने के बाद में इन्होंने जो था उस सहसंयोजी यौगिक का क्या कर लिया? निर्माण कर लिया। अगर इसी में अगर हम लोग बात करते हैं कि अगर इसमें एक और ऑक्सीजन जोड़ा जाए, ठीक है, इसमें अगर एक और ऑक्सीजन जोड़ा जाए, अभी तो हमने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कहा कि कार्बन डाइऑक्साइड, हम तो हमने बता दिया कि सहसंयोजी यौगिक के सूत्र, मतलब सहसंयोजी यौगिक का क्या होता है? हमेशा यौगिक क्या होता है? पूर्ण होता है। वो अक्रिय गैस विन्यास को क्या करता है? प्राप्त करता है। अगर हम NH3 के साथ ही बात करेंगे, वही चीज है ना, NH3 के साथ जो पिछला वाला जो टॉपिक है अध्याय 8 का, बिल्कुल इसको निकाल के देखिएगा। उसे भी मैंने आप लोग को सहसंयोजी यौगिक कैसे बनता है, कैसे तैयार होता है, बंध कैसे बनता है, उसको मैंने आप लोग को बताया है, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने क्या कर लिया? 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लिया। अब ऑक्सीजन के अंतिम कोष में कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। कार्बन के अंतिम कोष में कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, और ऑक्सीजन के अंतिम कोष में कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन। मतलब तीनों ने क्या कर लिया? अपनी अपनी संयोजकताओं को क्या कर लिया? पूर्ण कर लिया, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर हम लोग, है ना, इसी में हमने कहा कि अगर इसमें एक और ऑक्सीजन जोड़ा जाए,
चलिए इसमें एक और ऑक्सीजन हम लोग क्या कर देते हैं, जोड़ने का प्रयास करते हैं। तो अगर हम इसमें एक और ऑक्सीजन जोड़ेंगे तो क्या वो कंप्लीट होगा कि नहीं होगा, क्या वह अपनी संयोजकताओं को पूर्ण करेगा कि नहीं करेगा, क्या आखिरी गैस विन्यास प्राप्त करेगा कि नहीं करेगा, इसको भी हमको देखना पड़ेगा। मतलब अभी तक हमने किसका बात किया था, CO2 का बात किया था। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं CO3 का, एक और ऑक्सीजन जोड़ने का बात कर रहे हैं। एक और ऑक्सीजन जोड़ेंगे तो यह जुड़ने वाला बिल्कुल भी नहीं है, उनके बीच कोई भी बंध बनने वाला नहीं है, क्योंकि वो आखिरी गैस विन्यास को प्राप्त करेगा ही नहीं। क्योंकि पहली स्थिति में पहली स्थिति में क्या हुआ है, इन्होंने दो दो इलेक्ट्रॉनों का साझा किया और तीनों ने अपना क्या कर लिया, आखिरी गैस विन्यास क्या कर लिया, प्राप्त कर लिया। तीनों के तीनों क्या हो गए, है ना, संयोजकताओं को क्या कर लिया, पूर्ण कर लिया। अगर तीसरा ऑक्सीजन हम लोग लेकर आते हैं यहाँ पर और कहेंगे कि इसमें हम तीसरा ऑक्सीजन जोड़ेंगे या इनके साथ बंध बनाना चाहेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी संभव होने वाला नहीं है। और नहीं होगा उसको भी मैं क्या करता हूँ, सूत्रों के माध्यम से आप लोग को करके बताता हूँ। तो बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर होता क्या है कि अगर हम इसमें एक ऑक्सीजन और जोड़ते हैं, ठीक है, अब वो ऑक्सीजन के उसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर कार्बन के साथ में क्या करते हैं, उसको, है ना, संयोजकताओं को क्या करते हैं, पूर्ण कराने का प्रयास करते हैं। क्या वह इलेक्ट्रॉनों का साझा करेगा या नहीं करेगा। और आप देख रहे हैं कि यहाँ के कार्बन के अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन, जो पहले से दोनों ऑक्सीजन को क्या कर चुका है, उनके साथ क्या कर चुका है, साझा कर चुका है। उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो वो कहां से उसका साझा करेगा। ठीक है, चलिए यहां पर बिठा देते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये कार्बन, यहां पर हमने ऑक्सीजन को क्या कर दिया, बिठा दिया। हमने ऑक्सीजन को यहां पर बिठाया तो देखिए इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। इसने इसके साथ साझा किया क्या, नहीं किया, क्योंकि वो पहले से क्या कर चुके हैं, आखिरी गैस विन्यास को प्राप्त कर चुके हैं, तो इनके साथ वो बंध बना नहीं पाएगा। अर्थात हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि CO3 एक प्रकार का यौगिक नहीं बना सकता। एक बार CO2 जो है वो यौगिक कहलाएगा, लेकिन CO3 एक प्रकार का यौगिक नहीं कहलाएगा। ठीक है, चलिए अब इसी का साझा हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन परमाणु के साथ देखते हैं। पहली स्थिति में हमने कार्बन के साथ कराकर देखा, इन्होंने इसको साझा नहीं किया, है ना, क्योंकि वो पहले से क्या कर चुका है, दोनों ऑक्सीजन को दो दो इलेक्ट्रॉन साझा करके वो आखिरी गैस विन्यास को प्राप्त कर चुका है। तो उनके पास और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं है, जिसके कारण से वो ऑक्सीजन के साथ क्या नहीं कर पा रहा है ना, आखिरी गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन का साझा नहीं हो पा रहा है। अगर इनके पास होता भी तो अगर दे देता तो इसके पास कितने हो जाते हैं, 10 हो जाते हैं, कार्बन के पास 10 हो जाते हैं, ऑक्सीजन के पास कितने हो जाते हैं, 8, ठीक है, और बाकी के पास भी तो 10 हो जाते हैं। तो ये बिल्कुल भी संभव नहीं है, ना के बराबर है, वो आखिरी गैस विन्यास प्राप्त नहीं कर सकता। चलिए दूसरी स्थिति में देखते हैं। अब दूसरी स्थिति में हम क्या करते हैं, अब इसको यहां से हटा देते हैं। ठीक है, ये तो पहली स्थिति थी, ये पहला स्थिति था, दूसरी स्थिति आपको कर बताया। तीसरी स्थिति में करके देखते हैं, क्या वह, है ना, ऑक्सीजन के साथ संयोग कराकर देखते हैं, क्या वह आदान प्रदान करता है कि नहीं करता है। चलिए ऑक्सीजन के साथ संयोग कराकर देखते हैं, तब इस स्थिति में क्या होगा, 1 2, ठीक है, इनके साथ साझा करा रहा हूं, ऑक्सीजन के साथ साझा करा रहा हूं भाई, बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है, इनके साथ साझा करा रहा हूं मैं, है ना। अब इनके साथ साझा कराते हैं, तो इनके साथ साझा कराने के बाद होगा क्या, अगर मान लो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नीचे रख देते हैं, यहाँ पर ऐसे कुछ इस प्रकार से, ठीक है। अब इनके साथ साझा कराते हैं, तो इनको तो क्या होगा, ऑक्सीजन के साझा करा रहे हैं, 2 2 4 2 6 और 2 8, इनको तो 8 मिल गया, लेकिन इसका क्या होगा, 2 2 4, ठीक है, 2 6 2 8 और ये 2 10 हो जाएगा। मतलब ये कुछ ज्यादा हो जाएगा, है ना, 4 4 8 और 2 10। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, ऊपर वाले के पास 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, लेकिन नीचे वाले के पास 8 इलेक्ट्रॉन। तो यह भी क्या है, संभव नहीं है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि CO2 जो है वो एक प्रकार का क्या कर सकता है, आयनिक जो सहसंयोजक बंध है वो तैयार कर सकता है, आखिरी गैस विन्यास को प्राप्त कर सकता है, वो एक प्रकार का यौगिक है। लेकिन CO3 जो है वो एक प्रकार का यौगिक तैयार नहीं कर सकता, क्योंकि उनके बीच जो है इलेक्ट्रॉनों का साझा जो होना है वो पूर्ण रूप से नहीं हो पा रहा है, इसलिए। तो बिल्कुल आप लोग को समझ आया होगा जो मैंने आप लोग को समझाया है। ठीक है, 1 2 बार बिल्कुल इसको और बुक में देखने का प्रयास कीजिएगा, 1 2 बार आप लोग इसको करने का प्रयास कीजिएगा, आप लोग को बिल्कुल समझ आ जाएगा। ठीक है, कि कौन कितने इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, साझा कर रहा है, और सभी के अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तभी वह आखिरी गैस विन्यास को प्राप्त करता है। अगर 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है या कम है, ठीक है, तो जिसके पास ज्यादा है वो कम वाले को क्या कर देगा, दान कर देगा, और दोनों 8 8 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, साझा करेंगे। क्योंकि मैंने बोरबरी परमाणु मॉडल आप लोग को बताया था परमाणु संरचना वाले अध्याय में, बिल्कुल आप लोग को याद होगा। ठीक है, तो सभी के जो अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, और 8 इलेक्ट्रॉन से अधिक नहीं होना चाहिए। इस बात को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गया आप लोगों का, है ना, सहसंयोजी यौगिकों के सूत्रों के बारे में। अब बात करते हैं सहसंयोजी यौगिक के अनुभार के बारे में। तब अनुभार क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे, सहसंयोजी यौगिकों के अनुभार के बारे में। ठीक है, अब अनुभार में जैसे आते हैं तो हमको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले तो किसी भी तत्व का हमको उसका परमाणु जो क्रमांक है
ठीक है, वो याद होना बहुत जरूरी है। अगर किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक हमको याद नहीं है तो वो बिल्कुल भी हमको समझ आने वाला नहीं है ना। आप लोगों को 2 से 3 बार मैंने, है ना, आवर्ती वर्गीकरण वाला भेजा है, बिल्कुल आप लोग को याद होगा, पीरियोडिक टेबल। ठीक है, और मेरे यूट्यूब चैनल पर भी वो है, बिल्कुल उसको निकाल कर देखिएगा, है ना। 1 से लेके पूरे 109 तत्वों के बारे में मैंने आप लोग को समझाया है। लीना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप रोए, याद आया रहा होगा आप लोगों को। ठीक है लीना की रब से फरियाद याद आ रहा होगा। लास्ट वाला भी बताया था आप लोग को, है ना, कर 0 रन पर। फिर कल बाहर आई आंटी, कहे सीता जी सुन प्रभु, नहीं पैसा से सब भिखारी, ओल्ड स्टाइल से टीना पुरानी, ये सब आप लोग को बताया था मैंने, है ना। इसके माध्यम से शॉर्टकट बताया था आप लोगों को, बिल्कुल उसको निकालिएगा और देखिएगा। ठीक है, जब तक आप लोगों को उसका परमाणु क्रमांक याद नहीं होगा, ये किसी भी हिसाब से आप लोगों के साथ में ये अनुभार, साथ ही साथ ये जो मूलानुपाती सूत्र इसके बाद पढ़ाऊंगा, सूत्र इकाई द्रव्यमान याद करना बताऊंगा, ये बिल्कुल भी याद होने वाला नहीं है, याद भी नहीं होगा। इसलिए आपको याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, परमाणु भार और परमाणु क्रमांक, ठीक है, परमाणु क्रमांक याद है और परमाणु भार याद है तो बिल्कुल आप क्या कर सकते हो, उसमें उसके माध्यम से आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हो। और सभी का परमाणु भार आपको याद होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर अभी हम बात कर रहे थे, केवल क्या कर रहे थे, परमाणु क्रमांक याद कर रहे थे। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना 6, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना 8, ये परमाणु क्रमांक है। अगर परमाणु भार का बात करते हैं जस्ट डबल हो जाता है, तो डबल हो जाएगा मतलब कार्बन का कितना हो जाएगा 12, ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 16। ये बिल्कुल आपको याद रखना बहुत जरूरी है। उसी प्रकार से बात करूंगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का कितना होता है परमाणु क्रमांक 1, तो उसका डबल हो जाएगा, बोला तो डबल नहीं होने का, उसका 1 ही रहेगा। इस बात को भी आपको याद रखना है, वो 1 का 1 गुना ही रहेगा। ठीक है, उसी प्रकार से बात करते हैं, इधर ऑक्सीजन का बात किया मैंने, है ना, फ्लोरीन का बात किया, ठीक है, क्लोरीन का बात किया, तो ये सबका है, सबका क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। लेकिन फिर भी आपको वो जो पीरियोडिक टेबल मैंने बताया है उसमें से परमाणु भार आपको याद रखना बहुत जरूरी है। आपने जो प्रैक्टिकल कॉपी बनाया होगा, जो नोटबुक बनाया है, उसमें वो सब चीज अच्छे से लिखा भी हुआ है, उसको बिल्कुल निकालिएगा और देखिएगा जरूर, और उसका परमाणु भार याद रखना आप लोगों को बहुत जरूरी है। आपके बुक में भी दिया गया है, बिल्कुल उसको देखिएगा जरूर। चलिए तो बात करते हैं, अब हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर सहसंयोजी यौगिकों के अनुभार। तो सहसंयोजी यौगिकों के अनुभार में अगर हम बात करते हैं, जैसे चलो एग्जांपल CO2 को ही ले लेते हैं हम लोग, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं। चलिए तो इसको सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसको मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर मिटा देता हूँ, ताकि आपको समझाने में बहुत आसानी जाए। ठीक है, ये सब चीजों को मिटा रहा हूँ जो पीछा मैंने आप लोग को बता दिया है उसको। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करना है, आप लोगों को अनुभार याद करना है। ठीक है, तो अनुभार याद करने के लिए सबसे पहले तो हमको क्या करना पड़ेगा, कार्बन। ठीक है, एक जगह साइड में हम लिखेंगे कार्बन, एक जगह लिखेंगे ऑक्सीजन। ठीक है, कार्बन, कार्बन का परमाणु क्रमांक आपको पता है कितना होता है 6, ऑक्सीजन का कितना होता है 8। मैंने कहा अब इसका परमाणु भार याद रखना जरूरी है, तो परमाणु क्रमांक है, परमाणु क्रमांक को अब भूल जाइए, अब याद रखना है आपको परमाणु भार। ठीक है, तो कार्बन का कितना होता है बताया मैंने, डबल हो जाएगा, इसका कितना होता है 16। ठीक है, जस्ट डबल हो गया, देख लीजिए, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16। अब इसका क्या करना है, आप लोगों को अनुभार याद करना है, या उसी को कहते हैं आणविक द्रव्यमान याद करना है। तो अनुभार या आणविक द्रव्यमान याद करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पर बता रहा हूँ आप लोगों को, बिल्कुल यहाँ ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर जो सूत्र हमने लिया है CO2, क्या लिखा है हमने, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड लिखा है। ठीक है, तो कार्बन, सबसे पहले हम लिखेंगे कार्बन, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है भैया मेरे, परमाणु भार कितना है 12। ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब कितना होता है 1, तो हम लिखेंगे 1, फिर गुना कितना हो जाएगा 12। आप लोग मैथ्स में क्या करते हो, कुछ नहीं रहता बीच में तो क्या कर देते हो, इंटू कर देते हो, लेकिन यहाँ पर पढ़ रहे हो साइंस, बीच में लगाएंगे प्लस। ठीक है, अब लिखते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में कितना है भैया 2 लिखा हुआ है पहले से, यहाँ पर कुछ नहीं था तो 1 लिखा था। ठीक है, अब इसका जो परमाणु भार जो है कितना है 12 है, कितना है 12। अब इसी बस को गुना करेंगे तो 12 एकम 12, और सॉरी यहाँ पर 16 है, क्षमा कीजिए 16 है, तो 16 दूनी कितना हो जाएगा 32। अब दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, 2 और 2 4, 3 और 1 4, 44 U। ठीक है, तो CO2 का जो अनुभार है, जो परमाणु भार है, वो कितना निकला यहाँ पर आप लोगों का 44। कितना निकला 44, मतलब पूरे का भार निकाल लिया हम लोगों ने, तो कितना निकला भैया मेरे 44 U, यूनिफाइड बोलते हैं उसी को हम लोग। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर, ये तो यौगिक है, ये भी यौगिक है CO2, उसी प्रकार से हम लोग लेते हैं यहाँ पर H2O। ठीक है, सबको पता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या है ना, आवारा तत्व है ना, और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है 1, परमाणु भार भी कितना होता है 1। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का भी मैंने बताया आप लोगों को कितना होता है 16। ठीक है, अब इसका आप लोग को बोला जाएगा कि क्या निकालिए, अनुभार याद कीजिए, परमाणु भार याद कीजिए। तो कैसे निकालेंगे अनुभार, निकालें, अनु मतलब है ना परमाणु, ये तो सिंगल है, परमाणु परमाणु सिंगल है। यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु मिलकर क्या किए हैं,
पानी बनाए हैं, द्रव बनाए हैं, जल बनाए हैं, H2O बनाए हैं, एक्वा बनाए हैं, मम बनाए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर H2O, तो H के बात करते हैं H, 2 इंटू कितना हो जाएगा 1 प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना है यहाँ पर 1 गुना कितना होता है ऑक्सीजन का 16, तो 2 एकम 2 और 16 दूनी 32। ठीक है, कितना होगा यहाँ पर बात करते हैं 16 एक ही है, तो 16 एकम 16 ही है। ठीक है, 2 एकम 2, तो 16 और 2 कितना हो गया 18 ये क्या कर लिया हम लोगों ने। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, है ना, किसी भी सहसंयोजी यौगिक का क्या कर सकते हैं हम लोग अनुभार ज्ञात कर सकते हैं। सहसंयोजी यौगिक का क्या कर सकते हैं अनुभार ज्ञात कर सकते हैं। बहुत इजी रूप है ये ज्ञात करने का। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने आप लोग को ज्ञात करने का बता दिया। उसी प्रकार से आपके बुक में बहुत सारा दिया गया है, बिल्कुल इसको निकालिएगा और निकाल के देखने का बिल्कुल प्रयास कीजिएगा और कुछ इस प्रकार से बनाने का प्रयास कीजिए। बनाने का तरीका भी बहुत इजी रूप से आप लोग को बता दिया हूं मैं। ठीक है, CO2 लिया सबसे पहले, तो सबसे पहले आप लोग को लिख लेना है ऐसे साइड में कार्बन, कार्बन में कितना होता है 12, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में कितना होता है 16, ये एक साइड में आप लोगों ने लिख लिया। क्या लिखा है आप लोगों ने इसका परमाणु भार लिख लिया। अब कुछ नहीं करना है, बस इसी विधि को अपनाना है और विधि को अपनाते हुए आप लोगों को क्या कर लेना है इसका अनुभार ज्ञात कर लेना है। बहुत इजी रूप बता दिया आप लोगों को। ठीक है, तो डरने का नहीं है, डर के आगे जीत है। चलिए अब इसको मिटाते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग आयनिक यौगिकों के मूलानुपाती सूत्र एवं सूत्र इकाई द्रव्यमान के बारे में बात करते हैं कि आप लोगों का सहसंयोगी का अनुभार कैसे ज्ञात करते हैं इसके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, किस प्रकार से ज्ञात करते हैं ये बता दिया हूँ बिल्कुल। तो 2-4 बार इसको बना के देखिएगा जरूर, है ना, और बना के देखते जाओगे तो बिल्कुल और अच्छे समझ आएगा। और आपके बुक में 4 प्रश्न दिए गए नीचे, चारों प्रश्न को बनाइएगा और बनाकर मुझे भेजिएगा जरूर। ठीक है, चलिए बात करते हैं आयनिक यौगिकों के मूलानुपाती सूत्र एवं सूत्र इकाई द्रव्यमान। ठीक है, अब यहाँ पर बात कर रहे हैं हम लोग मूलानुपाती सूत्र का बात कर रहे हैं और वो भी आयनिक यौगिक होगा। आयनिक यौगिक मतलब आयनों का यौगिक बना है, मतलब जैसे बात कर सकते हैं हम लोग, है ना, NaCl। ठीक है, या बात कर सकते हैं NaNO3, है ना। कुछ इस प्रकार से यौगिकों को हमको लेना है, आयनिक यौगिकों को, और उनके बीच हम क्या करेंगे सूत्र इकाई द्रव्यमान को ज्ञात करने का प्रयास करेंगे। ये भी आपके बुक में सबसे लास्ट क्वेश्चन उसी पेज में देखिएगा, सबसे लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, उसको भी आप लोग को निकाल कर बताऊंगा कि किस प्रकार से इसमें से हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग, यहाँ पर हमने जब नाम ही लिया है NaCl का, तो NaCl को पहले बनाकर देखते हैं। ठीक है, सबको पता है कि Na क्या करता है, इसके पिछले वाले अध्याय में बताया था। ठीक है, सोडियम, सोडियम का परमाणु क्रमांक और परमाणु भार के बारे में बात किया था। तो सोडियम के कितना होता है 11, ये परमाणु क्रमांक है 11, लेकिन जब परमाणु भार की बात करेंगे 23। उसी प्रकार से क्लोरीन, क्लोरीन का कितना होता है 17। ठीक है, तो 17 का 34 नहीं, यहाँ पर होता है 35.5 U। ये बिल्कुल आपको याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका परमाणु क्रमांक हो गया और ये हो गया इसका परमाणु भार। ठीक है, तो सोडियम का परमाणु भार कितना है 23 और क्लोरीन का परमाणु भार कितना है 35.5 U। ठीक है, तो ये सब क्या है इसका परमाणु भार है। और परमाणु भार आपको याद है, मतलब आप इस अध्याय को बहुत अच्छे से, बहुत इजिली रूप से आप लोग क्या कर सकते हो, ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, परमाणु क्रमांक तो सबको याद रहता है, उसी प्रकार से परमाणु भार भी याद रखना बहुत जरूरी है। बहुत कुछ चीजें हैं, है ना, बहुत छोटी चीजें हैं, मतलब बोलना चाहिए कि, है ना, बहुत ही कम तत्वों का आपको परमाणु भार याद रखना पड़ेगा, ज्यादा का नहीं, बहुत कम है। वो भी आप लोग को लिख कर ही बता दूंगा किसका किसका याद रखना बहुत जरूरी है। 1 से 20 तक ही याद रखना बहुत जरूरी है, 1 से 20 तक का ही पूछा जाता है, याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो NaCl ये तो हो गया। अब आयनिक यौगिक, ये है आयनिक यौगिक। आयनिक यौगिक मतलब धन आयन और ऋण आयन है इसमें सम्मिलित, क्योंकि ये दाता है और ये ग्राही है, सबको पता है। पिछले अध्याय मैंने बताया था आप लोग को NaCl के बीच आयनिक बंध के बारे में बताया था, आप लोग को याद होगा किस प्रकार से वो इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है और दोनों के बीच में आयनिक बंध तैयार होता है, बताया था आप लोग को, याद भी होगा। तो देने वाला दाता और लेने वाला ग्राही, तो जो देता है उसके ऊपर धन आयन, जो लेता है उसके अंदर ऋण आयन होता है, तो बताया था आप लोग को, तो बिल्कुल याद होगा। आयनिक यौगिकों के बीच हम क्या कर रहे हैं, सूत्र इकाई द्रव्यमान की गणना कर रहे हैं। सूत्र इकाई द्रव्यमान की गणना करेंगे तो यहाँ पर बात करते हैं NaCl, है ना। तो NaCl ले लिया हम लोगों ने। अब Na सबसे पहले फिर से साइड में देते हैं। Na का परमाणु भार 23, Cl का परमाणु भार 35.5। ठीक है, अब Na सबसे पहले यहाँ लिखेंगे Na कुछ नहीं है, मतलब कितना है 1 गुना कितना 23 धन Cl, अलग अलग है भैया, याद रखिएगा, है ना, बीच में कुछ नहीं, मतलब क्या होगा धनायन। ऐसा नहीं कि Na के लिए अलग होगा, A के लिए अलग होगा, ऐसा नहीं। सोडियम एक साथ लिखेंगे NaCl एक साथ लिखेंगे, C के लिए अलग नहीं, L के लिए अलग नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, यहाँ पर 1 और ये कितना हो जाएगा 35.5। ठीक है, अब क्या करते हैं 23 से कम 23 और ये हो जाएगा 35.5। अब दोनों को क्या कर देंगे हम लोग, जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद जो भी उत्तर आएगा वो क्या निकल जाएगा, इसका परमाणु
परमाणु नहीं, क्या निकलेगा, ये सूत्र इकाई द्रव्यमान की गणना कर दिया, यही होगा इसका अनुभार, आणविक द्रव्यमान याद कर लिया हम लोगों ने। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं। 5 और 3 कितना हो गया, 8। ठीक है, और 3 और 2 कितना हो गया, 5, तो 58.5 U। ये हम लोगों ने क्या याद कर दिया, इसका NaCl का जो क्या बात किया था हम लोगों ने, सूत्र इकाई द्रव्यमान का क्या कर दिया हम लोगों ने, गणना कर दिया। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके माध्यम से, है ना, बहुत कुछ क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं, और अच्छे से क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो ये केवल NaCl के लिए बताया, आप लोग NaNO3 के लिए भी निकाल सकते हो। ठीक है, ऐसा CaCl2 के लिए भी निकाल सकते हो, ऐसा बुक में बहुत सारा दिया गया है, CaCl2। अब कैल्शियम का कितना होता है, 40, है ना, और Cl का बात करेंगे तो 17 क्या हो जाएगा इसका, है ना, अभी 17 बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो कितना होता है 35.5, और इसका कितना होता है 40। दोनों को फिर से क्या कर दिया जाएगा, गुणा करके जोड़ दीजिएगा। तो इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हैं, इसमें ज्ञात कर सकते हो। बहुत इजी रूप है, 2 3 4 बार इसको बना कर देखिएगा जरूर, और बना के मुझे भेजिएगा जरूर। चारों क्वेश्चन को लाइन से बनाएंगे आप लोग और बना के मुझे भेजेंगे। आज आप लोग के लिए होमवर्क है। ठीक है, इसके बाद जो बचा हुआ है 2 टॉपिक, बहुपरमाणु आयन और बहुपरमाणु आयनों वाले यौगिकों के रासायनिक सूत्र, बिल्कुल इसको मैं आप लोग को पीछे टॉपिक में आप लोग को भेजूंगा, है ना। वीडियो कुछ ज्यादा लंबा हो जा रहा है ना, तो वीडियो को लंबा ना करते हुए ये दोनों टॉपिक को यहीं पर विराम देता हूं, और इसको आप लोग को मैं अगले जो वीडियो है उसमें भी आप लोग को समझाऊंगा। तो आज के लिए इतना बहुत है, धन्यवाद।